नमस्कार दोस्तों, पीएन देवरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी सिलेबस जो यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का है, उसमें मलबे का मालिक कहानी लेकर के आया हूँ, जिसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। इसके बारे में कमलेश्वर क्या कहते हैं, इससे पहले देखते हैं, उसके बाद से इसकी समीक्षा पर जाएंगे। कमलेश्वर कहते हैं कि मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक विभाजन की त्रासदी और दंगे के कहर को सबसे अलग रूप में पेश करती है। जाहिर है कि आज़ादी के बाद के हिंदुस्तानी समाज का एक बहुत बड़ा तबका आज भी उस दर्द से उबर नहीं पाया है और गाहें बगाहें वह 30 वर्ष का उग्र रूप भी धारण कर लेती है। मलबे का मालिक निःशेषवाद की कालातीत अभिव्यंजना है। ये कथन भी महत्वपूर्ण है, कमलेश्वर का है। मलबे का मालिक कहानी की शुरुआत ही लाहौर से अमृतसर के यात्री दल की वार्ता से शुरू होती है। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखें। मलबे के मालिक की कहानी शुरुआत कहाँ से होती है? लाहौर से अमृतसर की यात्रा। लाहौर से अमृतसर की यात्रा, ये पूछा जा सकता है कि मलबे के मालिक की शुरुआत किस शहर से होती है, या मलबे के मालिक की शुरुआत की यात्रा कहाँ तक होती है, ये पूछा जा सकता है, इसे आप लोग ध्यान दें। अब हम समीक्षा पर जाते हैं। तो लेखक कहानी का प्रारंभ करते ही यह दृश्य दे देता है कि आज भी भारत पाक के सामान्य निवासियों के लिए लाहौर और अमृतसर उतने ही अपने हैं जितने विभाजन के पूर्व थे। धरती का विभाजन केवल दो देशों की राजनीतिक सीमाएं ही अलग कर सका। दिलों के नक्शे पर कोई खरोच नहीं आई। हिंदू और मुसलमान के बीच उस सांप्रदायिक अवशीलन में जो एक अविश्वास उपजा था, लेखक उसकी एक झलक चुपके से दे जाता है जब गली की लड़की मुसलमान का भय दिखाकर रोते बच्चे को चुप कराती है। मलबे के मालिक कहानी में एक झलक जो है लेखक दे रहा है कि जब गनी आता है तो गली की लड़की मुसलमान का भय दिखाकर रोते बच्चे को चुप कराती है। विभाजन के कारण बदली हुई सामाजिक स्थितियों का एक रंग यह भी है। गली में मुसलमान के आने की खबर पर मची भगदड़ इसी की अभिव्यक्ति है। यह सारा चित्रण उन स्थितियों के प्रति पाठक के मन में एक आक्रोश जगाकर मानवीय संवेदना को स्थापित करने का प्रशंसनीय कार्य करता है। इसके पश्चात कहानी की संवेदना का एक तीसरा आयाम खुलता है जब मलबे का मालिक होने का दंभ पालने वाले रखे और गनी मियाँ की भेंट होती है। गनी चिराग के दोस्त रखे पहलवान से मिलने को जिस प्रकार आगे बढ़ता है, उसके विपरीत रखे उतने ही ठंडेपन से उसका सामना करता है। मिलता तो है ही नहीं, उससे मिलने को आतुर गनी की बाहें रखे के आलिंगन के लिए तरसती हुई उठी रह जाती हैं। कहानी की संवेदना का दूसरा रूप तब प्रारंभ होता है जब मनोरी गनी मियाँ को उसके मकान के मलबे के पास लाकर खड़ा कर देता है। जली हुई चौखटों को पकड़कर गनी बैठ जाता है और उन्हीं दिनों कत्ल किए गए अपने और अपने परिवार को और उसके देशों का झड़ कर बिखर जाना सुंदरतम का ठहरने का प्रतीक बन जाता है। बूढ़े गनी की परिवार के कत्ल किए जाने के दृश्य को पूर्व दीप्ति रूप में कहना और गनी का अपने बेटे चिरागुद्दीन और बेटियां किश्वर और सुल्ताना को याद करके बिलखना, सब कुछ बहुत काकड़ी है। और रखे पहलवान जैसे भरोसे के दोस्त के द्वारा ही कत्ल किया जाना, यह भी मकान को हड़पने की नीयत से उन क्रूर दिनों की स्थिति को स्पष्ट करता है जब इंसानियत हैवानियत में बदल गई थी। बैठने के लिए वह पैसा आधार ढूंढ रहा है जो पत्थर सिल कुएं की सिलें होकर रह गया है। क्या विडंबना
इमेटिंग आयरिंग है कि गनी अपने बेटे चिरागदीन के कातिल से ही पूछता है कि यह हुआ कैसे। तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो वह तुमसे किसी के घर में ही छिप सकता था। उसे इतनी भी समझ नहीं आती स्थिति का कैसा क्रूर मजाक है कि 7.5 साल बाद भक्षक से ही रक्षक के व्यवहार की अपेक्षा नहीं, गहरा विश्वास है। उसके रहते ही तो चिराग को यह विश्वास था कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विश्वास की यह आस्था उस परिवार को समाप्त कर देने वाले रक्षे को भी भीतर तक हिला जाती है और वह विचलित होकर प्रभु सच्चिया तू ही है, तू ही है, तू ही है पुकार उठता है। गनी का यह कहना मैंने तुमको देख लिया तो चिराग को देख लिया रक्षे को भी भिगो देता है। वह मानो अपनी गलती का एहसास करता हुआ जाते हुए गनी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। गनी के स्वागत के समय और अब विदा देते समय की रक्षे की ये भिन्न मुद्रा कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक कहीं भी रक्षे के बदले मिजाज का वर्णन नहीं करता, अपितु सर्वत्र उसकी अभिव्यक्ति विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा करता है। इस प्रकार कहानी में सांप्रदायिक एकता की जो विचार सारण आदि से अब तक अंशयुक्त है, वह कहीं भी आरोपित रूप में नहीं आती। अर्पित कहानी के बीच अंतःलीला की तरह प्रवाहित होती है। इसके पश्चात राकेश का कहानीकार बहुत कुशलता से यह विचार करता है कि आखिरकार रखे व्यवहार में इतना निर्मम क्यों हुआ। रानी की बीवी जुबेदा की अच्छाई के साथ साथ कहानीकार ने रखे के लिए यह वाक्यांश दिया है, रखे मर्द का घर न घाट, इसे किस माँ बहन का लिहाज था। इसके माध्यम से वह कहना चाहता है कि उस समय भारत पाक विभाजन के समय हुए दंगों में सामान्य व्यक्ति तो अपने व्यवहार में ठीक ही रहे। ये रखे पहलवान जैसे ही लोग थे जिन्होंने मार काट के जघन्य कार्य किए थे। क्या किसी भी समय, चाहे वह पंजाब की आतंकवादी स्थितियों की बात हो अथवा फिर दिल्ली आदि में इंदिरा हत्याकांड के बाद हुए भीषण हत्याकांड हो, या समाज के असामाजिक तत्वों का चेहरा रखे पहलवान जैसा ही नहीं होता। अपने इसी संदर्भ में यह कहानी की किसी भी समय संदर्भ में पुरानी नहीं पड़ेगी। जब तक समाज में रखे पहलवान जैसे लोग होंगे, क्या सांप्रदायिकता के विष को समाप्त किया जा सकता है। कहानी का अंत भी बड़ा प्रभावी और प्रतीकात्मक है। स्थान की उपलब्धि क्या है, यह सवाल कहानी के अंत में उठाया गया है। उस जघन्य कार्य को करने के बाद उसकी आत्मा गनी मियाँ के जाने के बाद उसे कचोटती है, क्योंकि उसे उस जैसे असामाजिक तत्वों ने जला दिया था। शेष रह गया था मकान का मलबा, पर क्या रखे इस मलबे का भी मालिक सिद्ध हो सका। उसकी प्रतिद्वंदिता होती है अधिकार की इस लड़ाई में। एक आवारा से कुत्ते को मलबे से पहलवान उस कुत्ते को भी नहीं भगा सका। वस्तुतः कुत्ता उसे बहुत दूर तक खदेड़ देता है और अंत में इस मलबे पर काबिज होता है। वह कुत्ता ही कान झटक कर मलबे पर लौट आया और वहाँ कोने में बैठकर गुर्राने लगा। यह है मानव के कमीनेपन का पर एक टिप्पणी कि मलबे का असली मालिक कुत्ता ही है, या जो ऐसे मलबों को हथियाते हैं वे कुत्ते हैं। यहाँ निष्कर्ष पूर्ण अंत है, किंतु वह एक आरोपित आदर्श के रूप में नहीं लगता है। कहीं आदर्श स्थापित हुआ है। कुत्ते का गुर्राहट भरा आधिपत्य मानवीय सोच पर दस्तक देता है, उसे सोचने को विवश करता है कि इंसान जो हैवानियत के काम करता है उसकी उपलब्धि क्या है।
इसमें कथन भी है जो इस प्रकार है। चिराग दिन की हत्या उसके मकान पर कब्जा करने के लिए की गई थी। रखे पहलवान पर यह गजल बहुत फिट बैठती है। पेट के भूगोल में उलझा है आदमी, इस अहद में किसको फुर्सत है। पढ़े दिल की किताब, डाल पर मजहब की पैहम, खिल रहे दंगों के फूल, सभ्यता रजनी के सम्माम में है बेनकाब। मलबे का मालिक सांप्रदायिक दंगों एवं देश विभाजन के बिछड़े एक ऐसे परिवार की कहानी है जिन्हें नियति ने फिर कभी मिलने का अवसर ही नहीं दिया। यह अपने ज़मीन से टूटे गनी मियाँ की कहानी है, जो उस मकान उस गली की खुशबू से फिर संबंध जोड़ने की कहानी है। मलबे का मालिक सांप्रदायिक दंगों एवं देश विभाजन से बिछड़े एक ऐसे परिवार की कहानी है जिन्हें नियत ने फिर कभी मिलने का अवसर ही नहीं दिया है। अपने ज़मीन से टूटे गनी मियाँ की कहानी, जो उस मकान उस गली की खुशबू से संबंध जोड़ने की कहानी है। गनी यह कहता है कि मेरे लिए चिराग नहीं तो तुम लोग तो हो। मुझे आकर इतनी ही तसल्ली हुई कि उस जमाने की कोई तो यादगार है। मैंने तुमको देख लिया तो चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे। जिसमें गनी ये बात कहा है। मलबे का मालिक कहानी का शीर्षक बड़ा व्यंजक है। मलबा हम उसे कहते हैं जो किसी काम का ना हो। कूड़ा कचरा मलबा एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं। वह घर जो चिराग दिन का स्वर्ग था, वही दूसरों के लिए मलबा के रूप में है। सांप्रदायिकता की आग में हम दूसरे के सपनों को जलाकर मलबा बना देते हैं। विपिन चंद्र कहते हैं, सांप्रदायिकता आज भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह भारतीय समाज के बिखराव का आरंभ है। कठिनाई से प्राप्त भारतीय जनता की एकता के लिए संकट है और बर्बरता के ताकतों के लिए खुली छूट है। अब यह कोई क्षेत्रीय संगठन नहीं है, यह एक देशव्यापी समस्या बन गई है। कभी यहाँ कभी वहाँ हिंसक रूप में फूट पड़ती है और किसी न किसी रूप में यह सारे देश में फैलने लगी है। इस प्रकार दोस्तों ये रहा कहानी, उसकी समीक्षा, उसमें कथन, उसके पात्र। आपको कैसा लगा इसे आप ज़रूर बताएं और इसे 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे तब भी जो है अधिकतर समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।